Today we discuss the pulmonary cause, pulmonary TB और pulmonary या chest tuberculosis जिसको हम बोलते हैं, या जिसको फेफड़े की या लंग्स की टीबी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, पूरी दुनिया में है। और इसके हम अगर चेस्ट टीबी के बारे में बात करें तो इसमें जो लंग्स के ऊपर राउंड शेप के नोड्यूल्स बन जाते हैं और उसमें वाटरी जो सिक्रेशंस बन जाते हैं और लंग डैमेज होता रहता है। इसकी वजह से जो पेशेंट है वो डे बाय डे बैक चला जाता है और पूरे तरीके से उसके लंग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी कॉक्स या पल्मोनरी टीबी। अब इसका ये है कि इसका काज क्या है, व्हाट इज द काज ऑफ दिस डिजीज। इसका काज एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये खतरनाक एक बैक्टीरिया है कि दुनिया के सारे एंटीबायोटिक्स इस पे काम नहीं करते। सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक ट्यूबरकुलोसिस के जो एंटीबायोटिक्स हैं जिसको हम एटीटी कहते हैं, सिर्फ वो ही इस पे इफेक्ट करता है। और इसको कोई और चीज जो है, इसको कोई भी हाई क्लास का एंटीबायोटिक 3rd 4th जनरेशन भी इनको असरअंदाज इस पे नहीं होता और इसको किल नहीं कर सकता। हालांकि इसकी ट्रीटमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ कास्ट है। खासतौर पे हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क, इसमें भी फ्री ऑफ कास्ट की ट्रीटमेंट है और आसान ट्रीटमेंट है, टेबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है सालाना 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन पीपल सालाना डेथ हो चुके होते हैं इस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अब ट्यूबरकुलोसिस के तो वैसे काफी किस्म हैं, लेकिन आज हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो चेस्ट टीबी के बारे में कर रहे हैं। और आगे इसमें हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसको कहते हैं, यानी सीने की टीबी के अलावा जो बाकी टीबी होती हैं उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेस्ट टीबी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें इसकी ट्रांसफर कैसे होता है या इसका काज क्या है। इसका काज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एक बैक्टीरिया है। और इसके ट्रांसफर की जो वजूहत हैं वो एयरबॉर्न या एयर ड्रॉपलेट जो होता है इनका ट्रांसफर होता है। यानी जब हवा के जरिए खांसने वाले पेशेंट से, उसकी छींक से, ये जो एक पेशेंट से दूसरे में बंदे में ये ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा इसके जो अगर आप चेस्ट टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में होते हो तो उससे भी हो जाता है। उसके आप कुछ जो आर्टिकल्स या उसकी जो यूजेबल चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करते हो, जैसे मास्क है, नेबुलाइज मास्क है, या कोई भी उसका ऐसा जो चीज़ जिसके ऊपर उसके सिक्रेशंस या उसके जो बलगम वगैरह हो, वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे लग जाता है। आप एक कमरे के अंदर हैं या एक बंद कमरे में हैं, वहाँ अगर उसका स्पुटम पड़ा हुआ है तो उससे भी आपको टीबी होने के चांस होते हैं। खासतौर पे कहा जाता है कि इसका स्पुटम जो होता है, इसका बलगम जो पेशेंट का अगर पड़ा रहे किसी जगह तो ये 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी, कितनी गर्मी हो, धूप हो, लेकिन वो उसी के अंदर ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है और वो उसी इन्वायरमेंट को आस्ता आस्ता एडजस्ट कर लेता है। चाहे कितनी भी बाहर इन्वायरमेंटल, जैसे कहो कि आप के गर्मी पद हो, बारिशें हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैक्टीरिया उस स्पुटम में एक कवर बना के जिंदा रहता है और वो बड़े अरसे तक जिंदा रहता है। वहीं से हवा के जरिए या किसी चीज़ के जरिए अगर दूसरे पेशेंट को लग सकता है। तो कोशिश की जाए कि ऐसे पेशेंट का बलगम वगैरह या उसके जो स्पुटम्स हैं वो बिल्कुल दूर या कवर्ड तरीके से होना चाहिए, उसको फेंकना चाहिए या किसी ऐसे डस्टबिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए जो कि दूसरों के कांटेक्ट में न हो। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स सबसे पहले जो है वो मेल न्यूट्रिशन। अगर कोई बंदा जब कमज़ोर होता है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, ख़ासतौर पे आपने देखा होगा कि थरपारकर जैसा डेजर्ट या इंडिया का राजस्थान है या हमारे कोस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कम होती हैं, लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, वहाँ ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ उनकी न्यूट्रिशन पुअर है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ये एक पहला रिस्क फैक्टर है। दूसरा है एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। जो लोग शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं और अगर एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो उससे भी ये ट्यूबरकुलोसिस अगर उसमें होती है तो एक्टिव हो जाता है जरासीम। और उसके बाद है ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं या जो बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर्स, उसमें ये ज़्यादातर जो है होने के चांस होते हैं। जिनकी पुअर हाइजीन होती है या पुअर हेल्थ होती है, कमज़ोर होते हैं,
बीमार रहते हैं उनमें भी ये जो जरासीम बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के चांस होते हैं, और उसमें जो है रिस्क फैक्टर है। HIV जिनको है, पहले अगर कोई HIV का पेशेंट है, उसको HIV इन्फेक्शन है, तो उसको भी जो है ट्यूबरकुलोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसका मतलब है जो पुअर हेल्थ के लोग होते हैं, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं होती, जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, वो हमेशा रिस्क पे होते हैं। ये रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या है। इसका पहला साइन ये है कि इसमें लो ग्रेड फीवर होता है। अगर क्रॉनिक हो जाती है तो लो ग्रेड फीवर होता है, और शुरुआत में अगर अर्ली स्टेज में अगर देखा जाए तो हाई ग्रेड फीवर होता है। उसके बाद फटीक होती है, सुस्त होता है, लेथर्जिक होता है, वेट लॉस होता है, खाना पीना कम कर देता है, आए दिन मैदे का मसला रहता है उनको, APD जिसको बोलें। अगर फीमेल देखो तो उसमें जो है मेंसेस जो इरेगुलर हो जाते हैं, तो ये इसके खास तौर पे जो है साइन एंड सिम्टम है। खांसी होती है जो लॉन्ग टर्म चलती है, 15 से 20 दिन या 1 महीना, या लॉन्ग टर्म जो है उनको कफ रहती हो, प्रोडक्टिव कफ हो जिसमें बलगम आने लग जाए, तो ये चीज़ जो है TB के साइन एंड सिम्टम है। उसके अलावा इसमें यह भी कहा जाता है खास तौर पे इवनिंग आवर्स में जो है इनको फीवर होता है, और पेशेंट जो है डे बाय डे वेट लॉस और पुअर टू पुअर बीमारी की तरफ चला जाता है, और आस्ता आस्ता उनकी बीमारी की जो है वो शिद्दत बढ़ती जाती है। अगर एक बंदे को शक शुबात हैं तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए जिससे हमें पता चले कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है। उसके पहला इन्वेस्टिगेशन, आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो उसमें राउंड नोड्यूल बन जाते हैं, और वो अर्ली में मे बी इतना जाहिर नहीं हो, लेकिन चेस्ट एक्सरे में पता चल जाता है। उसके बाद आप उनकी अगर CBC करवाते हैं तो उसमें जो है TLC काउंट है या उसको भी नोट किया जाता है। ESR, इसमें सबसे पहले ESR बढ़ जाता है और ये 100+ तक पहुंच जाता है। तो ESR, CBC, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट CT स्कैन और स्पुटम फॉर AFB, स्पुटम फॉर जीन एक्सपर्ट, और ये चीज़ें होती हैं, ये टेस्ट होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे हमें इसका पता चले। उसके बाद ये कि ये जो इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट सिंपल टेबलेट फॉर्म में है। अगर वो उस TB में नहीं गया जिसको जो ना रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसमें कुछ लोग TB की मेडिसिन ऑन एंड ऑफ लेते हैं, कभी ले ली कभी छोड़ दी, हफ्ते में 1 बार 2 बार छोड़ दी, मिस हो जाने की वजह से फिर वो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। उसके ऊपर का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसमें कोई दवाइयां जो हैं आमतौर पे जो TB की वो असर नहीं करती। तो उसमें तो फिर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल में भी रखते हैं। अदरवाइज इसकी जो है ट्रीटमेंट सिंपल है, टेबलेट फॉर्म में 3-4 टेबलेट होती हैं। आजकल तो उसको 1 या 2 टेबलेट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। अगर देखा जाए इससे बचाना है, इससे प्रिवेंशन करना है तो कैसे करें। इसकी प्रिवेंशन के लिए ये है कि तकरीबन पूरे वर्ल्ड में भी है और हमारे पास भी पाकिस्तान में भी BCG एक वैक्सीन बच्चों को लगता है। जो BCG वैक्सीन अगर करवा लेते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपने वैक्सीनेटेड हो गया है तो उसको आगे चल के ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB क्या होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं चलता। अंदर ही अंदर उस पेशेंट को जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का जरासीम, माइकोबैक्टीरियम इस तरीके से खा जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता, और वो पेशेंट जो है बहुत बुरे हाल में चला जाता है और वो रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं उसमें। जिसमें वो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, उसमें अगर वो ब्रेन में चली जाती है यानी दिमाग की TB होती है, जॉइंट की TB होती है, बोन की TB होती है, ये किडनी में जाके बैठ जाता है, गुर्दे की TB होती है, ये हमारी प्लूरल कैविटी में बैठ जाता है तो वहाँ प्लूरा की है, माइलरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है। इस तरीके से मल्टीपल इसके किस्म है। और एब्डोमिनल कॉक्स होता है यानी पेट या आंत की TB होती है। तो ये मल्टीपल इसके काज जो है किस्म है। लेकिन ये सब जो है जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये डायग्नोस नहीं हो पाते, इसके बारे में पता नहीं चलता, और बैक्टीरिया अंदर ही अंदर जो है उसको जो है वहीं जाके बैठ जाता है, जैसे गुर्दे में जाके बैठ गया। उसके बाद जो है ये लिम्फ नोड TB भी होती है जो हमारे लिम्फ नोड के ऊपर इफेक्ट करती है, और उसमें भी यही चीज़ होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर में जो है
उनको इन्फेक्टेड हो जाता है और बुरी कंडीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से जबकि उसकी ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी दुनिया में सालाना इतने लोग की जो डेथ हो रही है, उसकी सबसे बड़ी काज ये है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो होती है वो डायग्नोस होने में बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक पेशेंट जो है इस कंडीशन में चला जाता है कि उसकी रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगले मौजू तक हम आपसे माजरत चाहते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आप इस नॉलेज के जो समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस चीज़ को आगे शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।